जी कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 16। आज के लेक्चर में पहले हमने चैप्टर 2 के क्वेश्चंस करने हैं डिस्कस, क्योंकि आपका टेस्ट है, और फिर इसके बाद हम जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव चल रहा था ऑडिट प्रोसीजर वाला, उसकी तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन चैप्टर 2 के हमारे पहला क्वेश्चन, व्हाट पार्ट्स ऑफ ए कंपनीज एनुअल रिपोर्ट आर कवर्ड बाय एन ऑडिट रिपोर्ट। यानी एक ऑडिट रिपोर्ट में एक एनुअल रिपोर्ट के कौन कौन से हिस्से कवर किए जाते हैं। अच्छा, क्या आपको यह पता है एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? एनुअल रिपोर्ट के दो बड़े हिस्से क्या होते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा जो कुछ भी होता है एनुअल रिपोर्ट में वो अदर इन्फॉर्मेशन, जैसे डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चेयरमैन रिपोर्ट वगैरह। तो एनुअल रिपोर्ट का कौन कौन सा हिस्सा ऑडिटर कवर करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें क्या क्या चीजें शामिल है भाई जल्दी से बताते जाएं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें शामिल है? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, नोट्स टू द अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन, डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फेयर प्रेजेंटेशन का कांसेप्ट डिस्कस करना है, ठीक है, जैसे ट्रू एंड फेयर व्यू का, ठीक है। तो हमने क्या स्टडी किया था? ट्रू का मतलब फ्री फ्रॉम एरर, फेयर का मतलब बेसिक, ठीक है, इन द वे इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड, वो उसको आप आगे लिख लेंगे, लेकिन मेन कंसेप्ट क्लियर होगा। ट्रू मींस फ्री फ्रॉम एरर, फेयर मींस फ्री फ्रॉम बायस। ट्रू एंड फेयर की डेफिनेशन पूछ रहा है हमसे, ब्रीफली एक्सप्लेन करने की तरह। क्वेश्चन 3, डिफरेंशिएट बिटवीन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ये डिफरेंस तो हमने कभी सीखा ही नहीं, डेफिनेशन तो सीखी है दोनों की, डिफरेंस नहीं सीखा हमने जी। तो क्या डिफरेंस है? दोनों की डेफिनेशन इसका डिफरेंस है। अच्छा, कंसेप्चुअली एक चीज ध्यान में रखिएगा, फेयर प्रेजेंटेशन कुछ लोग ये कहते हैं सर कंप्लायंस फ्रेमवर्क में तो फेयर, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में कोई फ्रेमवर्क होता है, लेकिन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में कोई फ्रेमवर्क नहीं होता। अपनी मर्जी के मुताबिक जो अच्छा लगे उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। कैसे होता है? ऐसे नहीं होता, याद रखें। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में भी फ्रेमवर्क है, उसकी रिक्वायरमेंट्स है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में भी फ्रेमवर्क है, उसकी रिक्वायरमेंट्स है। फर्क क्या है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क में आपको रिक्वायरमेंट को डेविएट करने की, डिपार्चर करने की या एडिशनल डिस्क्लोजर की इजाजत नहीं है, जबकि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में आप डिपार्चर या डेविएशन कर सकते हैं, एडिशनल डिस्क्लोजर भी इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनसे फेयर प्रेजेंटेशन अचीव होती हो। तो ध्यान में रखिएगा, फ्रेमवर्क दोनों में है, फेयर प्रेजेंटेशन में भी, कंप्लायंस में भी, ठीक है। फर्क सिर्फ यह है कि रिक्वायरमेंट्स को डेविएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क में नहीं कर सकते, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में डेविएशन कर सकते हैं। क्लियर जी? चलिए क्वेश्चन 4, ब्रीफली हाईलाइट मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटीज रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटीज बतानी है, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटीज तो नहीं बतानी, इसमें मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी बतानी है। तो बताइए भाई मैनेजमेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटीज है? टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, मैं सिर्फ की वर्ड्स आपके साथ शेयर करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और इंटरनल कंट्रोल की और अदर इंफॉर्मेशन, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर रिक्वायर करे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। लेकिन कुछ स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटीज भी है मैनेजमेंट की, जैसे गोइंग कंसर्न की, जैसे फ्रॉड की वगैरह वगैरह। इधर साइड पे कर लीजिए भाई। क्वेश्चन 4 क्लियर? जी जी। क्या इसमें दोनों तरह की रिस्पांसिबिलिटीज लिखनी चाहिए? देखिए, वो 3 रिस्पांसिबिलिटी मेन पूछ रहा है आपसे ओवरऑल, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया। उसने कहा मुझे ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पांसिबिलिटीज बताओ। अगर वो कहता ना कि स्पेसिफिक टू फ्रॉड बताओ, स्पेसिफिक टू गोइंग कंसर्न बताओ, स्पेसिफिक टू सब्सिक्वेंट इवेंट बताओ, तो फिर हम ओवरऑल नहीं लिखते, स्पेसिफिक लिखते हैं। यहां में चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है तो हम ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी लिखेंगे 3, स्पेसिफिक वाली लिखने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ मैंने आपको रिकॉल करवाने के लिए कि एक स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटी का भी कंसेप्ट है, ये बोल दिया। वैसे अगर आप ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी लिख के नीचे एक लाइन में ये रेफर कर दें कि मैनेजमेंट की अदर रिस्पांसिबिलिटीज भी हैं, फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, रिलेटेड पार्टी वगैरह, तो वो भी बेहतर है, वो गलत नहीं होगा। लेकिन मेन क्या उसी रिस्पांसिबिलिटीज पूछ रहा है ओवरऑल, क्योंकि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड यूज किया है, स्पेसिफिक गोइंग कंसर्न वगैरह रिलेटेड पार्टी का वर्ड यूज नहीं किया। क्लियर जी? आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5, डिस्कस एज टू हु इज रिस्पांसिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई बताइए, हु इज रिस्पांसिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मैनेजमेंट। गलत, इनकम्प्लीट आंसर है। मैनेजमेंट एंड दो चाबी गवर्नेंस, दो चाबी गवर्नेंस की रिस्पांसिबिलिटी होती है ओवरसाइट करना, ठीक है। तो मैनेजमेंट के साथ आपने दो चाबी गवर्नेंस भी लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। ये हाइब्रिड क्लास में माइक है किसी के पास? जी, ये करीब स्टूडेंट को दीजिए माइक जी, जो भी चले। हाँ, पहले वाले जी, ये इनसे पीछे वाले जो पहले थोड़ी देर पहले सो रहे थे भाई, हाँ ये ब्लू शर्ट वाले, इनको दीजिए। हाँ जी, ये भाई आप बताइए प्राइमरी या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है? भाईजान बता दे। शाबाश, टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम लीगल स्टेटमेंट, ठीक है जी। अच्छा, उन्होंने कहा ये तो रिस्पांसिबिलिटी ऑडिट, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑडिट का पूछ रहा है, ऑडिटर का। याद रखिए, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव हो या ऑडिटर का, एक ही बात है।
जो ऑडिटर का मकसद है वही ऑडिट का मकसद है, और वो क्या है? तो प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस एंड टू इश्यू रिपोर्ट। और इसके अलावा एक और भी ऑब्जेक्टिव है, टू कम्युनिकेट इन अकॉर्डेंस विद ISAs। और बताइए, मुझे ये बता दीजिए, आप कुछ एग्जांपल दे दीजिए जिनमें ISA रिक्वायर करते हैं कि ऑडिटर शेयर होल्डर्स के अलावा कुछ दूसरे लोगों को भी कम्युनिकेट करें। सिर्फ एक एग्जांपल दे दे कोई से। ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करके शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देना, एग्रीड। लेकिन इसके अलावा भी ऑडिटर कुछ दूसरे लोगों को कम्युनिकेशन करता है, जैसे मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस, जैसे डायरेक्टर्स को अगर कोई मिस स्टेटमेंट वगैरह मैनेजमेंट करेक्ट नहीं कर रही वो कम्युनिकेट करना, जैसे कोई इलीगल एक्टिविटीज है वो अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ हो तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कम्युनिकेट करना। जैसे डायरेक्टर्स को एक और चीज कम्युनिकेट करते हैं, एक तो अगर मैनेजमेंट कोई मिस स्टेटमेंट वगैरह ठीक ना कर रही हो वो कम्युनिकेट करते हैं ना, मॉडिफिकेशन रिपोर्ट, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। तो प्राइमरी, एक तो ये चीज ध्यान में रखिए कि प्राइमरी या ओवरऑल का मतलब एक ही है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट या ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर का मतलब एक ही है। और दूसरा, इसमें एक तो शेयर होल्डर के साथ कम्युनिकेट, वो बड़ा ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसके साथ और भी ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? अदर्स को कम्युनिकेट करना, वो भी आपने इसमें लिखना है। दोनों ही ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में आएंगे। क्लियर हुई है बात? क्वेश्चन नंबर 5 में जी पूछिए। नहीं, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी का नहीं, सिर्फ इतना लिख दे कि हु इज रिस्पांसिबल टू मैनेजमेंट एंड दोस आर गवर्नेंस। 7, अच्छा ये अक्सर स्टूडेंट इस क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट समझ नहीं है, इसलिए इसको जरा ध्यान से पढ़िए। द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एंड इट्स रोल इज नॉट वेल अंडरस्टूड। कहता है एक्सटर्नल ऑडिट का पर्पस, उसका रोल लोगों को समझ नहीं आता। यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट सम मटेरियल फॉर इंक्लूजन इन योर फर्म्स ट्रेनिंग मटेरियल डीलिंग विद दीस इश्यूज इन द ऑडिट ऑफ लार्ज कंपनीज। आप इन इश्यूज के हवाले से कोई मैटर मटेरियल बताइए। रिक्वायर्ड ड्राफ्ट एंड एक्सप्लेन। अच्छा, ड्राफ्ट का मतलब क्या? लेटर फॉर्म में लिखना है और रिटन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। लेटर फॉर्म, हम बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर नहीं दे रहे। ड्राफ्ट एंड एक्सप्लेनेशन डीलिंग विद द पर्पस ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट। पर्पस को अंडरलाइन करें, पर्पस ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट एंड इट्स रोल इन ऑडिट ऑफ लार्ज कंपनी, रोल को अंडरलाइन करें। फॉर इंक्लूजन इन योर फर्म्स ट्रेनिंग मटेरियल, दो चीजें पूछ रहा है, पर्पस पूछ रहा है, रोल पूछ रहा है। पर्पस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट, रोल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। तो मेरे भाई बताएंगे मुझे, जी प्यारे भाई, पर्पस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट क्या है? हाँ जी, पर्पस वही है जो ऑब्जेक्टिव है, टू obtain reasonable assurance, to issue report, to communicate in accordance with ISAs, यही पर्पस है ना। और क्या पर्पस है? पर्पस या ऑब्जेक्टिव एक ही है ना। रोल का मतलब क्या है? रोल ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है? ऑडिट के एडवांटेजेस। शाबाश। आप असल में जब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो सिर्फ चैप्टर 2 को सेंस में रख के पढ़ते हैं, तो चैप्टर 2 से बाहर तो जा ही नहीं सकता। तो फिर आपको चैप्टर 2 में इसका आंसर नहीं मिलता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहां से आया क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है। तो याद रखिए, एक क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स के सब पार्ट्स को इंक्लूड कर सकता है, डिफरेंट चैप्टर्स के कंसेप्ट्स को डिस्कस कर सकता है। तो यहां पे उसने पर्पस पूछ लिया और रोल पूछ लिया। रोल का मतलब जी कोई इख्तलाफ तो नहीं है? क्लियर? आपको क्लियर हो गया? पर्पस का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। और रोल का मतलब क्या है? शाबाश। क्वेश्चन 8, You are the audit manager of Rake Enterprises, a limited liability company. The company's annual revenue is over ₹100 million. ये कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। Required, compare the responsibilities of the director and auditor. अच्छा, आपने नोट किया एंड को बोल्ड किया हुआ है, और आपको मैंने ये रूल बताया हुआ एंड का। रिक्वायरमेंट के अंदर एंड का मतलब क्या है? ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये अब 2 क्वेश्चन था। तो उसने 2 क्वेश्चन कैसे बन गई? एक में आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर बताना है और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर बताना है, ठीक है। तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी हमने पढ़ी है, जल्दी से बताए, फटाफट। वही जो मैनेजमेंट की है, मैनेजमेंट एंड 2-4 में गवर्नेंस लिखते हैं ना हम। इसका मतलब जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों की इकट्ठी है। क्या? टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस, आगे वो कहानी है, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दिस रिक्वायर्स एस्टिमेट्स, पॉलिसीज वगैरह। क्लियर? और राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो रीजनेबल एश्योरेंस। कोई प्रॉब्लम? इसको कंपैरिजन फॉर्म में क्या लिखने की जरूरत है? हरगिज नहीं। आप सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिखें। जो कंसेप्ट आपको कंपैरिजन फॉर्म में सिखाया गया ना अगर क्लास में, वो आपने कंपैरिजन फॉर्म में करना है, वरना और कोई नहीं करना, ठीक है। याद रखिए, डेफिनेशन इज ए पार्ट ऑफ डिफरेंस। तो जब कभी डिफरेंशिएट करने को, कंपेयर करने को कहे, आप सिर्फ उसकी डेफिनेशन वगैरह लिख दें,
वो भी चलता है, और वो आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिखने की जरूरत नहीं, यानी कंपैरिजन फॉर्म में लाइन लगा के ऊपर नीचे लिखो। आप अगर आई कैप का सोल्यूशन चेक करें ना तो भी आपको इसी तरह मिलेगा, ऊपर नीचे को। एक्सप्लेन द टर्म एक्सपेक्टेशन गैप इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट। पब्लिक परसेप्शन, ऑडिटर के रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी के बारे में पब्लिक परसेप्शन कुछ हो रहा है और ऑडिटर के एक्चुअल रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी कुछ हो रहा है, तो ये जो दोनों में गैप होता है। अच्छा, पब्लिक परसेप्शन नॉर्मली ऑडिटर के एक्चुअल रोल से हायर होती है कि हायर? शाबाश। 3 एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेक्टेशन गैप, जिससे पूछूंगा वही जी हाइब्रिड की क्लास में एंड पे जो भाई बैठे हैं सबसे एंड पे छुप के, इनसे पूछ लीजिए। हाँ जी, एक्सपेक्टेशन गैप के एग्जांपल्स बताइए जल्दी से मेरा भाई जी। पहला लेक्चर, शाबाश। ये साथ वाले से पूछ लीजिए, साथ वाले को ट्रांसफर कीजिए। ऑडिटर प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शाबाश। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर नहीं करता ना, एक्सपेक्टेशन गैप हो गया। अगली एग्जांपल, ऑडिटर रिस्पांसिबल टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड। ऑडिटर रिस्पांसिबल नहीं, ऑडिटर तो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। रीजनेबल एश्योरेंस के अंदर अगर कोई फ्रॉड आ गया तो आ गया। अगर कोई ऐसा फ्रॉड हुआ जो रीजनेबल एश्योरेंस से आइडेंटिफाई नहीं होता हो, जैसे जो फ्रॉड सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल से किए जाए वो रीजनेबल एश्योरेंस से आइडेंटिफाई नहीं होते, इस तरह के फ्रॉड के लिए ऑडिटर रिस्पांसिबल नहीं है। और ऑडिटर रिस्पांसिबल टू चेक ऑल ट्रांजैक्शन, ऑडिटर तो सैंपल बेस में काम करता है। ऑडिटर रिस्पांसिबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल, तो ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस करता कंट्रोल, हाँ उनको अंडरस्टैंड जरूर करता है लेकिन ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए नहीं। अच्छा, और कोई नहीं बोलेगा? आप बताइए, ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करता है, ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए नहीं करता, फिर किस लिए करता है? फिर किस लिए करता है? फिर किस लिए करता है? फिर किस लिए? हाँ, रिस्क असेसमेंट के लिए, शाबाश। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होंगे रिस्क कम हो जाएगा, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक होंगे इससे ज्यादा हो जाएगा। भाई क्लियर हो गया एग्जांपल एक्सपेक्टेशन गैप? आगे जी लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया। कैरी यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ पॉलीक्राफ्ट्स लिमिटेड फॉर द 2 years ड्यूरिंग द ऑडिट फॉर द ईयर एंडेड 30 June 2017 द मैनेजमेंट कम्युनिकेटेड टू यू ए मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड इन प्रीवियस ईयर अकाउंटिंग एंट्रीज दैट वाज नॉट करेक्टेड बाय द ऑडिटर्स। पिछले सोनल का जो पिछले साल मिसस्टेटमेंट थी क्यों नहीं करेक्ट की आपने? अच्छा, ये इनका इनिशियल ऑडिट है कि रिकरिंग ऑडिट है? रिकरिंग ऑडिट है, पिछले साल भी तो नहीं किया। मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट ऑडिटर रिस्पांसिबल फॉर आइडेंटिफाइंग ऑल द मिसस्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड। लेकिन पहले रिक्वायरमेंट को हम देख लें, हमें ये स्टेटमेंट पता चल गया गलत है, रिक्वायरमेंट को देख। कैन एक्सप्लेन द टर्म एक्सपेक्टेशन गैप, डेफिनेशन है, पहले हमने पब्लिक परसेप्शन वाली बात कर दी। बी, डिस्कस वेदर यू एग्री विद द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय मैनेजमेंट। क्या आप एग्री करते हैं कि ऑल मिसस्टेटमेंट? क्यों, रीजन क्या है? ऑडिटर ठीक है, मैं एग्री कर, ऑल मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्पांसिबल नहीं, मोस्ट कर, रीजन क्या है? क्यों? शाबाश, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट की वजह से। ठीक है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटर की वजह से ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता, तो ऑल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पांसिबल नहीं है जी। हाँ, वैसे भी करेक्ट नहीं करता लेकिन प्रपोज करता है। उनके कहने का मतलब यह है कि आपने प्रपोज भी तो नहीं किया, आपने बताया भी तो नहीं हमें। सी, लिस्ट डाउन द फैक्टर्स ड्यू टू व्हिच ऑडिटर इज अनएबल टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट। अब ये भी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा क्योंकि चैप्टर 1 का है। क्या आ गया समझ? इनहेरेंट लिमिटेशन आ गई समझ? ये जो भाई हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, मेरे भाई बताइए इनहेरेंट लिमिटेशन रीजन फैक्टर्स क्या हैं? क्या ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कर सकता? नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नेचर ऑफ ऑडिट, ठीक है। 10 क्लियर? रिक्वायरमेंट सारी समझ आ गई, क्या पूछ रहा है और क्या लिखना है? क्वेश्चन 12 आई कैप का, ब्रीफली डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, 3 मार्क्स। 3 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं। क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट टू कंडीशन व्हिच इंडिकेट पॉसिबिलिटी, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ। अच्छा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के नीचे कोई लाइन भी लिखी हुई थी, वो क्या थी? 1 मिनट है, जिससे पूछूं वो बताए जी मेरे भाई। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के जब पॉइंट्स उसने डिफाइन कर दिए उसके नीचे कोई लाइन भी थी, क्या थी? कुछ नहीं पता, क्या थी लाइन? कहते पास में अगर मैनेजमेंट ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट भी रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में गलती नहीं कर सकती, वो गलती कर सकती है फ्यूचर में। ठीक है, कोई स्टूडेंट जो सीए में उसने 8 पेपर दे दिए, कभी फेल नहीं हुआ, क्या गारंटी है कि आंदा भी कभी फेल नहीं होगा? पास्ट परफॉर्मेंस गारंटी नहीं है फ्यूचर परफॉर्मेंस की। ठीक है, अच्छा ये लाइन यहाँ पे लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए? मेरा ख्याल है लिख देनी चाहिए। ये आपका पता है ना कौन सी लाइन?
कुछ नहीं पता, परेशान होकर क्यों देख रहे हैं? नहीं लिखी हुई कि कभी आपने पढ़ी नहीं। आप ये समझे कि सिर्फ उधर डेफिनेशन ही याद करनी है, बस काफी है। क्या आपका क्वेश्चन? During the audit planning meeting, a member of the audit team passed a comment that based on past experience with the client, he was confident that the management of the client was honest and there was no issue as regards management integrity or risk of fraud in the company. अब जिसने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के नीचे वाली ये लाइन पढ़ी हुई है ना, वो ये क्वेश्चन को समझ आएगा, दूसरा नहीं समझ पाएगा। वो कह रहे कोई मैनेजमेंट में इशू नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट पास्ट में ऑनेस्ट है, इंटेग्रिटी है उसमें। Audit manager responded that auditors should always maintain an attitude of professional skepticism throughout the audit. Audit manager ने कहा भाई मेरी बात सुन, चाहे पास में मैनेजमेंट इंटेग्रिटी है भी, ऑनेस्ट है भी, आपने हमेशा काम करना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के माइंडसेट के साथ। यानी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का माइंडसेट क्या करता है? क्या कि देयर मे बी मिसस्टेटमेंट, देयर मे बी मिसस्टेटमेंट। उस जूनियर का माइंडसेट क्या है? देयर विल बी नो मिसस्टेटमेंट। जूनियर का माइंड, जिसने कमेंट दिया उसने क्या कमेंट दिया? देयर विल बी नो मिसस्टेटमेंट। क्यों? बिकॉज पास में मैनेजमेंट इंटेग्रिटी थे। आपको बताया था ना, हमारे कुछ क्लाइंट थे लिस्टेड कंपनी में अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी अच्छा होता है नॉर्मली, और वहाँ पे कंप्यूटर चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे होते हैं। तो हम जब जूनियर जाते थे ना उनके पास, तो वो हमारे साथ मजाक भी किया करते थे। तो ये कहते थे आपने तो कभी साल से देखे कोई गलती निकली नहीं है, हमारे साल से हमारी कोई गलती निकली ही नहीं है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट कोई नहीं निकली है, तो आप बिलावजह हमें तंग करने के लिए आ जाते हैं। तो क्या, और ये बात ठीक भी थी उनकी, पिछले कई सालों से मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं आइडेंटिफाई हुई थी, तो क्या हमें बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट साइन कर देनी चाहिए? हर साल इंडिपेंडेंट, हर ऑडिट पिछले ऑडिट से इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि आपने उसकी अलग से रिस्क असेसमेंट करते हैं, आपने उसके अलग से कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करना है, आपने अलग से उसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे हमारे टीचर हमें समझाया करते थे कि एक कॉइन है, सिक्का है, उसको आप 100 दफा उछालते हैं, 100 दफा हेड आया, 101वीं दफा उछाला सिक्का, क्या आएगा? कुछ भी आ, ये कंसेप्ट हेड भी आ सकते। तो पास्ट में 100 साल से अनमोडिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं, 101वीं दफा कौन सी रिपोर्ट देंगे? कोई भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है 101वीं साल की सर्कमस्टेंसेस क्या है। तो ये कह रहा है पास में सब कुछ ठीक था, अभी भी ठीक ही होगा। तो मैनेजर कह रहा है नहीं भाई, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ काम करो, अभी भी गलतियां हो सकती हैं। रिगार्ड ब्रीफली डिस्क्राइब ऑडिट स्केप्टिसिज्म। ओहो, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है? अच्छा, अल्लाह जानता है मैंने आज तक ये टर्म नहीं आपको पढ़ाई, ऑडिट स्केप्टिसिज्म नहीं पढ़ाई, लेकिन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऑडिट में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो केमिस्ट्री में थोड़ी पढ़ रहे हैं, बायो में थोड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑडिट जो स्केप्टिसिज्म है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, उसी का दूसरा ऑडिट। अब एग्जाम में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जो ये कहते हैं तो टर्म सर ने समझाई नहीं, दूसरे ये कहते हैं सर ने पढ़ाई नहीं लेकिन सर ने सिलेबस सारा कवर करवाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये टर्म है हमने पढ़ी हुई है, वो घुमा के किसी अल्टरनेट टर्म्स के हवाले से पूछ रहा है। पर ये ICAP का फेवरेट स्टाइल होता है अल्टरनेट टर्म्स पूछना। उसे पता होता है बच्चे सारे पढ़ के आए, अल्टरनेट टर्म पूछना, ये आप मशहूर है, वो होगा बिजनेस लॉ के पेपर में जो उसने पूछा। हाँ, अल्टरनेट टर्म फेवरेट उसका। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपने एग्जाम में जब कोई इस तरह का कंसेप्ट आ जाए तो आपने ये नहीं सोचना कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आपने सोचना है ICAP की जिम्मेदारी है सिलेबस के अंदर पेपर बनाए, टीचर की जिम्मेदारी होती है पूरा सिलेबस पढ़ाए। अगर दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी की है ना, जो आपको प्रिज्यूम करना चाहिए की है, तो फिर ये कंसर्न पढ़ा जरूर हुआ किसी और नाम से। तो क्या नाम है उसी को एक्सप्लेन करेंगे। एंड इलैबोरेट ऑन रिस्पांस ऑफ ऑडिट मैनेजर, और ऑडिट मैनेजर के रिस्पांस को इलैबोरेट करें। क्या आप एग्री करते हैं? और गलत नहीं है, वो ऑडिट मैनेजर कह रहा है, ऊपर टीम मेंबर नहीं कह रहा। ये सारा क्वेश्चन गलत कर दिया उसने, ऑडिट मैनेजर का है, उसने टीम मेंबर का रिस्पांस तो नहीं कहा ना। टीम मेंबर का रिस्पांस होता फिर आप कहते गलत है, ऑडिट मैनेजर का रिस्पांस तो ठीक है, उसको इसी तरह करना चाहिए। ऑडिटर को हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, हाँ, और वो लाइन नीचे वाली छाप दें। ये बेसिकली ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के 3 पॉइंट है, ये यहाँ तक हिस्सा। और जो उसके बाद इलैबोरेशन है, इसमें एक तो आप कह देंगे कि हम एग्री करते हैं, फिर आगे एक्सप्लेनेशन में, इलैबोरेशन में वो नीचे वाली लाइन लिख दें। जी, ये समझ आई बात जी। हाँ, स्केप्टिसिज्म की एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं है, इसमें लाजमी नहीं है, इंक्लूड करना चाहे तो कर सकते हैं, लाजमी नहीं। उसने पूछा नहीं, आगे चल के क्वेश्चन आएगा उसमें स्पेसिफिकली उसने एग्जांपल पूछे, उसमें लाजमी था। याद है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की एग्जांपल्स? आगे चल, क्वेश्चन 14। Aslam is a junior member of your audit team. During an informal discussion with your team member, Aslam has inquired you about the reason of emphasizing on professional skepticism when honesty and integrity of management is not questionable based on prior experience.
ब्रीफली रिस्पॉन्ड टू इंक्वायरी ऑफ असलम, वही पीछे वाला क्वेश्चन। कहता है जब मैनेजमेंट पास में कॉम्पिटेंट है, ऑनेस्ट है, तो फिर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की क्या जरूरत है? इसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को डिफाइन भी कर देना चाहिए, कमेंट करते हुए डिफाइन भी कर देना चाहिए। और फिर इसका असल आंसर, लेकिन पता क्या है असल आंसर? वो जो नीचे लाइन है, इवन इफ पास्ट में मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट रही है। इंक्वायरी क्या पूछी है उसने? हाँ जी, नीचे वाली। और इसके बाद इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस असलम हैज इंक्वायर्ड अबाउट द रीजंस ऑफ एम्फसाइजिंग। हाँ, डेफिनेशन की बजाय वो जो इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा है, मैं सही कर रहा हूं, डेफिनेशन की बजाय। लेकिन वो लाइन जरूर लिखनी है। यानी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में हमारे पास तीन चीजें हैं, एक डेफिनेशन, दूसरा नीचे एक्सप्लेनेटरी लाइन, और तीसरा उसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन नहीं, लेकिन उसके रीजंस आएंगे, वो जो एक्सप्लेनेटरी लाइन है वो आएगी, और नीचे इसकी इम्पोर्टेंस आएगी कि क्यों प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जरूरी। इम्पोर्टेंस याद है? पढ़ा? ओवरलुक्स नहीं, अवॉइड्स ओवरलुक और अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, अवॉइड, उसको इस सेंस में बनाना है आपने। 14 समझ आ गया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 15, International Federation of Accountants provide leadership to the worldwide accountancy profession in serving the public interest. What activities are undertaken by IFAC to achieve this aim? कौन कौन सी एक्टिविटीज है? काफी पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि काफी अरसे से ICAP ने IFAC वाले पोर्शन में से क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन बार हमें तैयार रहना चाहिए। IFAC की एक्टिविटीज क्या क्या है? डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, इम्प्लीमेंटेशन। वो क्या था? पब्लिक इंटरेस्ट वाली क्या बात थी? स्पीक आउट इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्लियर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। IFAC के रोल बताने हैं। 16, एक्सप्लेन ब्रीफली द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, IAASB। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, IFAC के रोल्स में वो डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड कह रहा था, और IAASB के रोल्स में भी डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड कह रहा है। देखें, IFAC के जो सब बोर्ड्स है जो काम कर रहे हैं, क्या वो IFAC के स्कोप में भी नहीं आता? क्योंकि वो आगे उसी के सब बोर्ड्स हैं। तो IFAC में हमने जनरली बात कर सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करता है, लेकिन स्टैंडर्ड कौन से? अगर वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है तो IASB। इस IASB के रोल में हम स्पेसिफिकली कहेंगे कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है, और फिर कोड ऑफ एथिक्स के लिए अलग बॉडी है। ये क्लियर? ये भी रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था जैसे IFAC का था। क्लियर जी? हाइब्रिड क्लास में क्या समझ आ गई तो हाथ उठाइए जरा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? 17, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ISAs आर इशूड बाय द इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। एग्री करते हैं? इन दिस कंटेक्स्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग, पोजीशन ऑफ दीज स्टैंडर्ड रिलेटेड टू एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेस। इस स्टैंडर्ड की पोजीशन क्या है रिलेटेड टू? अच्छा, थोड़ा सा उसकी रिक्वायरमेंट को समझिए। इसकी पोजीशन क्या है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की क्या पोजीशन है एक्सटर्नल ऑडिट में? क्या स्टेटस है? कंपल्सरी होते हैं। अगर आप रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आपको ऑडिटर के लिए रिक्वायर्ड है कि वो सारे स्टैंडर्ड्स की सारी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करें। और फिर बी में आगे फर्दर पूछ रहा है, एक्सटेंड टू विच ऑडिटर मस्ट फॉलो ISAs। ऑडिटर को किस हद तक ISAs को फॉलो करना चाहिए? ऑडिटर शुड फॉलो ISAs इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट when a standard or relevant requirement is not relevant और not practicable। और अगर not practicable होगा तो और काम करना है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, और रीजन बतानी है कि क्यों ये रिक्वायर्ड वाला प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया। ये बहुत अहम कंसेप्ट है अल्टरनेटिव प्रोसीजर वाला। इसका मतलब है अगर कभी जिंदगी में कोई प्रोसीजर रिक्वायर्ड है और किसी सिचुएशन में आप वो परफॉर्म नहीं कर सके, तो स्टिल आपके पास एक रास्ता हमेशा खुला रहेगा। एक रास्ता क्या खुला रहेगा? रास्ता कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करें, क्योंकि असल मकसद है हमारा एविडेंस ऑब्टेन करना। प्रोसीजर तो जरिया है ना। ठीक है भाई, बताए मंजिल अहम होती है कि रास्ते? तो रास्ता इधर वाला हो, इधर वाला हो, उधर वाला उधर से क्या फर्क पड़ता है? हमारी मंजिल है एविडेंस, प्रोसीजर है रास्ता। वो एक प्रोसीजर से एविडेंस नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, उसको छोड़ो, अल्टरनेट प्रोसीजर में चले जाओ। ठीक है, अगर अल्टरनेट प्रोसीजर से भी एविडेंस मिल जाए तो स्टैंडर्ड ये कहते हैं मकसद पूरा हो गया।
ये नॉट प्रैक्टिकेबल की का मतलब समझ आया? क्लियर? आगे चलिए। 18 एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ। अच्छा, अब आपको इतने क्वेश्चन की आपको इतना तो पता चल गया होगा कि इस पूरे चैप्टर में अगर आप देखें तो दो चीजों के ऊपर उसका ज्यादा फोकस है, एक रीजनेबल ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी और दूसरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म व्हाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? इसमें क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ उसने एक स्टेटमेंट दिया। डिस्क्राइब बाय गिविंग टू एप्रोप्रिएट एग्जांपल द टर्म प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अच्छा, अब जिससे पूछूंगा ना वही जवाब देगा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो आप डिफाइन करने के रटा लगाया हुआ है। एग्जांपल, मैं चंद स्टूडेंट से एग्जांपल पूछूंगा, ठीक है? जिससे एग्जांपल पूछूं वही बताए, और जो स्टूडेंट एक एग्जांपल बता दे नेक्स्ट स्टूडेंट वो एग्जांपल ना बताए, ठीक है? जी भाई बताइए। गोइंग कंसर्न इशू, शाबाश। और कौन सी सिचुएशन है जिनमें हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमें अप्लाई करना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए? जब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी वगैरह पे कोई डाउट हो, गड़बड़ हो, ठीक है, शाबाश। और क्या किसकी इंडिपेंडेंस? क्या इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस चाहते हैं आप? व्यू माइंड मैनेजमेंट का ये क्या है? मैं पूछ रहा हूं, मुझे वो सिचुएशन बताइए, एग्जांपल्स बताइए जिसमें आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करेंगे। पूरी लिस्ट दी हुई है। जी बताइए, आप बताइए क्या एग्जांपल है? सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एट एंड ऑफ द ईयर, शाबाश। और रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाइब्रिड में 3 स्टूडेंट्स एग्जांपल दें फटाफट, शाबाश। जी, अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ सेल्स, शाबाश। और रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। ये 7 वाले से पूछे, 7 वाले से। जी भाई, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री इन्होंने कहा, क्या क्लोजर ऑफ फैक्ट्री में रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट होता है? जब क्वेश्चन में कहेगा हमारे क्लाइंट ने फैक्ट्री क्लोज कर दी, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट है क्या? किन किन 2 एरियाज में मिसस्टेटमेंट है का रिस्क है? एक फिक्स एसेट में, एक रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन में, कि एम्प्लॉइज जो टर्मिनेट किए जा रहे हैं उनको आपने सैलरी वगैरह जो कंपनसेशन पे करनी है, सैलरी तो नहीं करनी, कंपनसेशन। चलिए, ये क्या हमारे, चलिए नहीं ओवर क्यों? जुम्मा है, रोजा, रोजा लग रहा है। अच्छा चलें, ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। लेकिन एक चीज सुन लें, अगर हमारे लेक्चर की स्टैंडर्ड ड्यूरेशन होती है तकरीबन 1 घंटा इफेक्टिवली, वैसे तो 1 घंटा 15 मिनट है, लेकिन आपको पता है बाज़ औक़ात दरम्यान में नॉर्मल लॉसेज होते हैं, तो इफेक्टिवली जो मैंने कंसेप्ट्स डिलीवरी करनी होती है वो 1 घंटा होती है। अगर ड्यूरेशन उससे कम होगी, अगर एक आधा दिन कम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आज की ड्यूरेशन कम है। लेकिन अगर ज्यादा लेक्चर्स की ड्यूरेशन इस तरीके से कम हुई ना तो एंड में बर्डन बढ़ जाएगा। अच्छा, उसका एक तरीका है कि जिस दिन अगर इस वीक में अगर कोई एक लेक्चर ऐसा ना जो फॉर एग्जांपल कम ड्यूरेशन का है, तो आप उसकी डेफिशिएंसी पूरी कर सकते हैं। वो कैसे? हाँ, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूं, अगर आप वो असाइनमेंट कर लें तो इसका मतलब है जो मैंने क्लास में चीज़ें समझाने थी वो काफ़ी हद तक आप जो खुद केस स्टडी करके सोचने पड़ेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी। मेरे लिए उनको डिस्कस फिर भी करना है, लेकिन समझाना आसान हो जाएगा, ठीक है? तो आज क्योंकि लेक्चर की ड्यूरेशन कम है, इसके बदले में कल अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूं अटेम्प्ट करने के लिए, घर से मैं सेलेक्ट कर लूँगा, तो आप रिटन फॉर्म में करेंगे उसको। अगर रिटन फॉर्म में करेंगे तो समझे आज जो हमने पाप किया है ना लेक्चर की ड्यूरेशन कम, इसका प्रायश्चित हो जाएगा, ठीक है? और अगर नहीं किया आपने तो फिर ये भुगतना पड़ेगा आपको। तो होम असाइनमेंट करके लाएंगे। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।